जैसे ही पास्ट वाले नारुतो और सासुके इशिकी को सामने देखते हैं, दोनों गुस्से में चिल्ला के बोलते हैं, साले बता अमाडो कहाँ है। इशिकी उनकी तरफ देखता है और कोल्ड सी स्माइल देता है, जैसे उन दोनों की कोई परवाह ही ना हो। अगले ही सेकंड इशिकी अटैक कर देता है और पास्ट वाले नारुतो और सासुके भी बिना रुके उस पर टूट पड़ते हैं। फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। इशिकी धीरे धीरे अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है और उसका चाकरा प्रेशर पूरे एरिया को क्रश करने लगता है। पास्ट वाले नारुतो अपना रासेनगन यूज करता है और सासुके चिडोई और सुसनो के साथ अटैक करता है, लेकिन इशिकी उन सबको आसानी से डॉज कर लेता है। धीरे धीरे पास्ट वाले नारुतो और सासुके थकने लगते हैं और उनकी अटैक्स वीक पड़ने लगती हैं। इशिकी उन्हें ओवर पावर कर देता है। तभी अचानक वहाँ फ्यूचर वाले नारुतो और सासुके पहुंच जाते हैं। आते ही दोनों इशिकी पर फुल पावर से अटैक कर देते हैं। फ्यूचर वाला नारुतो टेल्ड चाकरा के साथ रश करता है और फ्यूचर वाला सासुके अपने रिनेगन और सुसनो का यूज करता है। पास्ट वाले नारुतो और सासुके भी सोचते हैं कि अब मिलके इशिकी को सील करना ही होगा। वो सन मून सील की तैयारी करते हैं, लेकिन इशिकी उनका प्लान समझ जाता है और अपने श्रिंकिंग एबिलिटी का यूज करके बार बार उनकी रीच से बाहर हो जाता है। फाइट और ज्यादा कियोटिक हो जाती है और लगता है कि इशिकी हर स्टेप पे उनसे आगे चल रहा हो। फाइट का रिजल्ट धीरे धीरे सबके सामने आ जाता है। इशिकी अपनी ओवरवेलमिंग पावर से पास्ट और फ्यूचर दोनों टाइम के नारुतो और सासुके को बुरी तरह डिफीट कर देता है। सब जमीन पर गिरे होते हैं, बॉडीज इंजर्ड होती हैं और चाकरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। ये पूरा सीन कोनोहा में आमाडो के टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। पूरा विलेज खामोश हो जाता है। लोग देख के बोलते हैं कि अगर नारुतो और सासुके दोनों टाइम की मिल के भी इशिकी को नहीं हरा पाए तो अब दुनिया का खत्म होना तय है। सब लोग होपलेस हो जाते हैं। तभी अचानक नारुतो की बॉडी से एक अलग ही एनर्जी निकलने लगती है। नारुतो धीरे धीरे उठता है और अपने बैरियन मोड में इंटर हो जाता है। उसका चाकरा बिल्कुल अलग लेवल का होता है। इशिकी पहली बार थोड़ा सीरियस होता है। नारुतो और इशिकी के बीच एक शॉर्ट लेकिन बहुत ही डेंजरस फाइट होती है। हर पंच के साथ इशिकी वीक होने लगता है। नारुतो का हर मूव उसकी लाइफ फोर्स को ड्रेन कर रहा होता है। ज्यादा देर नहीं लगती और इशिकी कंप्लीटली कोलैप्स हो जाता है। नारुतो फाइनली इशिकी को डिफीट कर चुका होता है। ये सीन देखते ही कोनोहा में लोग रिलीफ की सांस लेते हैं। सब खुश हो जाते हैं और लगता है जैसे दुनिया एक बार फिर बच गई हो। इशिकी के डिफीट होते ही बैटलफील्ड में शांति छा जाती है। पास्ट वाले नारुतो और सासुके और फ्यूचर वाले नारुतो और सासुके सब थके हुए होते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर थोड़ा रिलीफ होता है। सब वापस कोनोहा लौट आते हैं। वहाँ आमाडो ऑलरेडी रेडी होता है क्योंकि उसे पता होता है कि अब टाइमलाइन को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहिए। आमाडो पास्ट वाले नारुतो और सासुके को एक स्पेशल डिवाइस के पास ले जाता है और कहता है कि अब तुम दोनों को अपने टाइम में वापस जाना होगा। पास्ट वाला नारुतो थोड़ा इमोशनल हो जाता है पर कुछ बोलता नहीं। पास्ट वाला सासुके बस एक बार फ्यूचर वाले सासुके की तरफ देखता है और बिना कुछ कह समझ जाता है। जैसे ही आमाडो प्रोसेस स्टार्ट करता है, एक ब्राइट लाइट निकलती है और पास्ट वाले नारुतो और सासुके धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाते हैं। जैसे ही वो अपने टाइम में वापस पहुंचते हैं, फ्यूचर टाइमलाइन में एक अजीब सा चेंज महसूस होता है। उसी मोमेंट कारा हाइड आउट में कोड पर लगी हुई टेम्पोरेरी सील क्रैक होने लगती है। सील टूट जाती है और कोड होश में आ जाता है। वो गुस्से में उठता है और बिना किसी को बताए सीधा इशिकी के कैप्चर्ड टेंटेल्स के पास पहुंच जाता है। वहां जाके वो टेंटेल्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट करता है। उसकी वजह से टेंटेल्स के अंदर मूवमेंट शुरू हो जाती है और धीरे धीरे नए टेंटेल्स बनने लगते हैं। फ्यूचर में एक नया और ज्यादा खतरनाक डेंजर जन्म लेने लगता है। दूसरी तरफ एक और अजीब चीज होने लगती है। नारुतो के बॉडी पर जो कर्मा सील होता है वो कावाकी कर्मा सील के साथ रेजोनेट करने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि पास्ट वाले नारुतो के बॉडी में मोमोशिकी ने अपना कर्मा इम्प्लांट कर दिया होता है। जैसे ही पास्ट वाला नारुतो अपने टाइम में वापस जाता है, फ्यूचर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। नारुतो के अंदर मोमोशिकी धीरे धीरे कंट्रोल लेने की कोशिश करता है। नारुतो को भी ये महसूस होता है, लेकिन वो घबराता नहीं है। वो मोमोशिकी से बात करना शुरू करता है। नारुतो अपनी मीठी वाणी में कहता है कि लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, हमें शांति से रहना चाहिए। वो मोमोशिकी से कहता है कि तुम्हें जो चाहिए होगा वो मैं दूंगा, बस तुम मुझे अपनी पावर देते रहना। मोमोशिकी पहले हेजिटेट करता है, लेकिन तभी वो नारुतो के दिमाग में हिनाटा को देख लेता है। नारुतो के इमोशंस और मेमोरीज मोमोशिकी पर असर करने लगती है। मोमोशिकी समझ जाता है कि इस बॉडी पर पूरा कंट्रोल लेना अब मुश्किल होगा। आखिरकार वो नारुतो की बात मान लेता है। दोनों एक तरह से एक एग्रीमेंट में आ जाते हैं। नारुतो के लिए एक नया बैलेंस होता है जहाँ वो अपनी विल से मोमोशिकी की पावर यूज कर सकता है। इस एग्रीमेंट के साथ फ्यूचर में एक और बड़ा ट्विस्ट क्वाइटली सेट हो जाता है। कुछ समय शांति में गुजर जाता है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। एक दिन अचानक कोनोहा के आसपास डिवाइन ट्री से निकले हुए खतरनाक मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। उनके बॉडी से अजीब सा चाकरा निकल रहा होता है और जहां भी वो जाते हैं जमीन और बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय होने लगती है। विलेज में इमरजेंसी अलर्ट लग जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए बोरुतो, कावाकी, साडा और मित्सुकी फील्ड में निकल जाते हैं। चारों अलग अलग डायरेक्शन से मॉन्स्टर को फेस करते हैं। साडा अपने सारे गन के साथ मूवमेंट्स रीड करती है और प्रिसाइज अटैक्स करती है। मित्सुकी अपनी स्पीड और स्नेक स्टाइल टेक्निक से
मॉन्स्टर को कंफ्यूज करता है। कवाकी के पास ऑलरेडी इसी की पावर्स होती है, इसलिए वो बिना डरे सीधा फ्रंट लाइन में जाके एनिमीज को क्रश कर देता है। मोटो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है, उसकी मूवमेंट्स और चक्र कंट्रोल पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि कासिन कोल सीक्रेटली बोरुतो को ट्रेन कर रहा होता है। बोरुतो अपनी नई टेक्निक्स का यूज करके एक एक करके सारे डिवाइन ट्रीज मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है। फाइट के बाद जब वो सब शांत होते हैं तब सब नोटिस करते हैं कि बोरुतो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं होती है बल्कि उसकी थिंकिंग और बैटल सेंस भी काफी इंप्रूव हो चुकी होती है। कोनोहा फिलहाल सेफ होता है लेकिन सबको लगता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। इसी बीच एक दिन अचानक कोड अपीयर होता है और उसके साथ ईडा भी होती है। कोड का एटीट्यूड काफी अग्रेसिव होता है। वो ईडा से कहता है कि उसे कोनोहा को डिस्ट्रॉय करने में मदद चाहिए। ईडा थोड़ी देर कोड की तरफ देखती है लेकिन फिर बिना कुछ बोले उसे इग्नोर कर देती है। वो सीधा कवाकी की तरफ चल पड़ती है। ईडा का ये मूव कोड को और ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देता है। उसे गुस्से की कोई लिमिट नहीं रहती। वो चिल्लाता है लेकिन ईडा एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखती। कोड अपनी बेइज्जती महसूस करता है और गुस्से में वहां से निकल जाता है। फ्रस्ट्रेशन में वो सीधा जूरा के पास पहुंचता है। कोड जूरा से बोलता है कि अगर उसमें जरा सी भी ताकत है तो जाके कोनोहा वालों को बर्बाद कर दे। ये बोल के कोड बिना रुके वहां से भाग जाता है। जूरा कोड की बातों को सीरियसली नहीं लेता। वो उसे एक बेवकूफ समझ के इग्नोर कर देता है और अपने काम में लग जाता है। लेकिन ये डिसीजन आगे चल के बहुत भारी पड़ने वाला होता है। कोड का गुस्सा और उसकी प्लानिंग क्वाइटली एक और बड़ी तबाही की फाउंडेशन रख देती है जिसका अंदाजा भी किसी को नहीं होता। दूसरी तरफ अमाडो अपना काम क्वाइटली कंप्लीट कर रहा होता है। कवाकी की मदद से वो अपनी बेटी अकेबी को रिवाइव करने में सफल हो जाता है। अकेबी जैसे ही होश में आती है अमाडो की आंखों में रिलीफ के आंसू आ जाते हैं लेकिन धीरे धीरे ये बात क्लियर होती है कि अकेबी एक नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो भी एक ओत्सुकी ही होती है। अकेबी का चक्र अलग लेवल का होता है जो अमाडो खुद भी ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी बीच कोनोहा में एक और डेंजर अपीयर होता है। मामूसी नाम का एक डिवाइन ट्री बीइंग अचानक विलेज पर अटैक कर देता है। उसका साइज और पावर दोनों ही काफी ज्यादा होता है। तुरंत बोरुतो, सादा, मित्सुकी और कवाकी उसे एलिमिनेट करने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ नारुतो होकागे ऑफिस में बैठा सब मॉनिटर कर रहा होता है। सिचुएशन की सीरियसनेस समझ के वो सासुके को मैसेज भेजता है और कहता है कि जाओ और बोरुतो की टीम को सपोर्ट करो। सासुके बिना टाइम वेस्ट किए निकल पड़ता है। कवाकी भी मामूसी को खत्म करने के लिए फील्ड में आता है लेकिन इसी की उसका फायदा उठा के कोड चुपके से मूव करता है। जब सब लोग मामूसी में बिजी होते हैं कोड साइलेंटली अकेबी के पास पहुंचता है। अकेबी उस वक्त अनकॉन्शियस होती है। कोड बिना किसी को नोटिस होने दी अकेबी को किडनैप कर लेता है और वहां से गायब हो जाता है। किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि ये किडनैपिंग आगे कितनी बड़ी तबाही लेने वाली है। कोड अकेबी को सीधा इसी के टेन टेल्स के पास ले जाता है। वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होता है, हैवी चक्र से भरा हुआ। अकेबी अभी भी अनकॉन्शियस होती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। कोड बिना किसी हेजिटेशन के अकेबी को टेन टेल्स के सामने रख देता है। वो जानबूझकर अकेबी को टेन टेल्स से डिवोर करवा देता है। जैसे ही टेन टेल्स अकेबी को एब्जॉर्ब करता है पूरा एरिया वॉलेंटली रिएक्ट करने लगता है। जमीन कांपने लगती है और चक्र वेव्स हर डायरेक्शन में फैल जाती है। कुछ ही पल में एक नया डिवाइन ट्री ग्रो कर जाता है। उस ट्री का चक्र फ्रूट बनने लगता है। कोड बिना रुके उस चक्र फ्रूट को खा लेता है। फ्रूट खाते ही कोड के बॉडी में मैसिव चेंजेस आने लगते हैं। उसका चक्र लेवल इंसेन हो जाता है और उसकी आंखें एक अलग ही ग्लो करने लगती है। कोड अब एक बहुत ही खतरनाक ओत्सुकी बन चुका होता है। उसके पास एक नई एबिलिटी होती है जिसे फ्यूचर साइट कहते हैं। इस पावर की मदद से कोड फ्यूचर के 10 सेकंड्स तक देख सकता है और सिर्फ देख ही नहीं बल्कि फ्यूचर में जाकर 10 सेकंड्स तक कुछ भी चेंज कर सकता है। कोड को अपनी इस पावर का अंदाजा लग जाता है और वो कोड से स्माइल देता है। उस मूवमेंट से बैलेंस कंप्लीटली बिगड़ चुका होता है। अब कोड सिर्फ एक एनिमी नहीं बल्कि टाइम और फ्यूचर के साथ खेलने वाला मॉन्स्टर बन चुका होता है। नई पावर मिलते ही कोड सबसे पहले जूरा के पास जाता है। जूरा उसे देख के पहले हंसता है लेकिन इस बार जैसे ही कोड उसके सामने खड़ा होता है एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है। कोड बिना ज्यादा बात किए सीधा अटैक कर देता है। जूरा काउंटर करने की कोशिश करता है लेकिन कोड हर मूव को पहले ही देख लेता है। फ्यूचर साइट की वजह से जूरा का हर अटैक फेल हो जाता है। कुछ ही मूवमेंट्स में कोड जूरा को कम्प्लीटली ओवर पावर कर देता है। जूरा को डिफीट करने के बाद कोड उसे अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके चक्र और भी ज्यादा डार्क और पावरफुल हो जाता है। दूसरी तरफ मामूसी के साथ फाइट खत्म हो चुकी होती है। सासुके, बोरुतो, कवाकी, साडा और मित्सुकी मिल के मामूसी को डिफीट कर देते हैं। कोनोहा में सब लोग थोड़ा रिलैक्स करते हैं और लगता है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया हो लेकिन ये शांति सिर्फ कुछ ही पल के लिए होती है। अचानक कोड कोनोहा के बीच अपीयर हो जाता है। आते ही वो कवाकी को एक ब्रूटल किक मारता है और कवाकी सीधा दूर जाके गिरता है। कवाकी गुस्से में इशिकी के रोड समन करता है और कोड पर अटैक करता है लेकिन कोड उन सबको पहले ही देख लेता है और इजिली डॉज कर लेता है। बोरुतो तुरंत अपना रासेंगान उजुई को यूज करता है लेकिन कोड वहां से डिसअपीयर हो जाता है और दूसरी जगह अपीयर हो जाता है। धीरे धीरे सब लोग अटैक कर करके थक जाते हैं लेकिन कोड पर कोई भी हिट नहीं लग पाता।
इसी बीच नारुतो तक मैसेज पहुंचता है कि कोड ने सबको ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया है। नारुतो बिना टाइम वेस्ट किए आंखें बंद करता है और अंदर से मोमोशिकी को बोलता है, चलो मोमोशिकी तुम रेडी हो ना। मोमोशिकी थोड़ा एटीट्यूड में रिप्लाई करता है कि पहले उसे हिनाटा को देखना है, अभी वो रेडी होगा, समझ रहे हो ना। नारुतो गुस्से में बोलता है कि रात में देख लेना, अभी पावर दो वरना कोड की वजह से हिनाटा को भी डेंजर हो सकता है। ये सुनते ही मोमोशिकी सीरियस हो जाता है और तुरंत अपनी पावर रिलीज करता है। नारुतो एकदम फुल एनर्जी के साथ बैटलफील्ड में आता है और कोड पर सीधा रश करता है, लेकिन कोड हर मूव को डॉज करता है। तभी कासन कोजी वहाँ अपीयर होता है और सबको पास आने को बोलता है। वो एक स्पेशल फॉर्मेशन एक्सप्लेन करता है। कावाकी जानबूझ के कोड पर अटैक करता है। कोड उसे डॉज करने के लिए हवा में चला जाता है। इसी मूवमेंट बोरुतो नीचे से अपना रासेंगान उजुई को एक्टिवेट कर देता है ताकि कोड नीचे आके एस्केप न कर सके। ऊपर से कावाकी बड़े बड़े क्यूब्स रोड सी बारिश कर देता है। नारुतो, सासके और कासन कोजी मिलके एक 3 साइड सीलिंग बैरियर बना देते हैं। कोड चारों तरफ से ट्रैप हो जाता है। नीचे बोरुतो उजुहिको के साथ रेडी हो जाता है। बोरुतो ऊपर की तरफ रश करता है और एक फाइनल हिट में कोड कंप्लीटली खत्म हो जाता है। फाइट के बाद नारुतो मोमोशिकी से पूछता है कि बैरियर इतना यूनिक कैसे था। मोमोशिकी कामली जवाब देता है कि वो एक प्योर ओसुजुकी सीलिंग बैरियर था और वो हिनाटा को सेव करने के लिए बनाया गया था। और यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। सो तुमको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।